नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा, अपना जो चैनल है हिंदीवत सीपी सर, उस पर जो अपनी व्याकरण की निःशुल्क क्लासेज चल रही है, उसमें हम दूसरे टॉपिक यानी जो अव्यय का टॉपिक स्टार्ट होगा वो प्रारंभ कर रहे हैं। 2 दिन थोड़ा डिस्टेंस हो गया था क्योंकि कोई कारण था, इस कारण क्लासेज डाल नहीं पाए। और कल शाम को डालते लेकिन कुछ खबरें थी जो संसद विभाग में फिर चयन हुआ, इस कारण ये वीडियो नहीं बना पाए और आज बना रहे हैं। और आज से रेगुलर जो आपकी क्लासेज आती रहे। आज जो अपना टॉपिक होगा वो अव्यय पे होगा। अव्यय यानी अविकारी शब्द पर होगा। जो अविकारी शब्द अपने 4 प्रकार के हैं, जिसमें क्रिया विशेषण है, आपके अव्यय संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और जो विस्मयादि बोधक अव्यय है, उन अव्ययों की एक एक दिन क्लास होगी। ऐसे करके अपनी 4 क्लासेज में अव्यय पूरे हो जाएंगे। फिर अपना वाक्य पे टॉपिक होगा, फिर वाक्य के प्रकार वगैरह वगैरह होकर के अपनी व्याकरण समाप्ति की ओर चलेगी धीरे धीरे। जैसे अपनी व्याकरण समाप्त होती है, फिर हम थोड़ी बेसिक क्लासेस लगाएंगे जो उपकारापाल, राजस्थान एसआई, पुलिस, जो अभी एक और टेलीकॉम की आईएसआई राजस्थान पुलिस के अंदर है वैकेंसी, उसमें भी वो एसआई भर्ती वाला पैटर्न रहेगा आपके, उसमें भी एक पेपर हिंदी का होगा। तो वर्तमान में इन तीनों वैकेंसियों में और जो आपकी सीईटी लगेगी, जो अभी आपकी सीटेट होगा, जिसमें भी हिंदी व्याकरण टॉपिक लगता है या हिंदी व्याकरण लगती है, उन सब में ये क्लासेज रामबाण साबित होगी। और इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं। और आइए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो है, आज जैसे कि आपको पता है कि अपना पहला क्वेश्चन टॉपिक के नाम से होता है, और आज का अपना पहला क्वेश्चन है वो है अविकारी शब्द किसे कहते हैं। और आशा करता हूं कि ये तो आप सबको आता होगा। फिर भी इसका पहला ऑप्शन है वो है, जिनके रूप परिवर्तन नहीं होते उन्हें अविकारी कहते हैं। कि जिनके रूप परिवर्तित होते हैं उन्हें अविकारी कहते हैं। या तीसरा ऑप्शन अपना, कि जिनके रूप लिंग वचन काल कारक से परिवर्तित हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। या जिनके रूप लिंग वचन काल कारक से परिवर्तित नहीं हो उन्हें अविकारी कहते हैं। तो शायद आपको देखते ही पता चल गया होगा, इसका वो है आंसर है, जिनके रूप लिंग वचन काल कारक से परिवर्तित नहीं हो उन्हें अविकारी कहते हैं। अब आपको लगेगा कि इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है, कि जिनके रूप परिवर्तित नहीं, पहला ऑप्शन कि जिनके रूप परिवर्तित नहीं होते हैं। तो वो तो बात सही है कि अविकारी शब्दों में रूप परिवर्तन नहीं होता, लेकिन सभी ऑप्शन पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान है ऑप्शन चारों पढ़े, भले ही पहला आंसर ठीक लगे। देखो, इसमें चौथा ऑप्शन कह रहा है कि जिनके रूप लिंग वचन काल कारक से परिवर्तित नहीं होते उन्हें अव्यय कहते हैं, और यही सही आंसर है इसका। अगला देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। और ये तो आपको पता है कि अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला क्रिया विशेषण अव्यय होता है, दूसरा आपका संबंध बोधक पढ़ते हैं, तीसरा समुच्चय बोधक, और चौथा जो हम अव्यय पढ़ते हैं वो विस्मयादि बोधक पढ़ते हैं। बहुत सारे विद्वान साथी पांचवा प्रकार भी बताते हैं अव्यय का, इसमें निपात या अवधारक बताते हैं। लेकिन निपात या अवधारक कोई अव्यय का अलग से प्रकार नहीं है। अव्यय के जो सर्वमान्य प्रकार है, जो एनसीईआरटी प्लस कामता प्रसाद गुरु बताते हैं, वो 4 प्रकार मानते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का, बालक तेज दौड़ता है वाक्य में, वाक्य है तो वाक्य में बताना कि अव्यय कौन सा है। तो बालक तेज दौड़ता है, और इसमें तो शायद आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा इसका आंसर। लेकिन पहले मैं इसका आंसर मैं न बता करके मैं इसका अगला आंसर बताऊंगा आप लोगों को। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर इसके बाद में आंसर देखेंगे। और आज का अगला क्वेश्चन है, बालक मोहन से तेज दौड़ता है। अब आपको लगेगा कि दोनों क्वेश्चनों में क्या भिन्नता है। तो देखो, इस क्वेश्चन में है कि बालक मोहन से तेज दौड़ता है, वाक्य है, वही ऑप्शन है कि क्रिया विशेषण है, कि काल बोधक है, संबंध बोधक है, कि समुच्चय बोधक है। चारों अव्यय है, अव्यय पूछ रहा है। इसका पिछले वाला क्वेश्चन है वो यह है कि बालक तेज दौड़ता है, इसमें भी वही पूछ रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे इसका आंसर क्या होगा। तो अधिकतर साथियों को तो आता होगा, और जिनको नहीं आता हो उनको वो आज समझ ले कि बालक तेज दौड़ता है ये क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है कि दौड़ता कैसे है, तेज दौड़ता है कि धीरे दौड़ता। तो दौड़ना क्रिया की विशेषता बता रहा है बालक की, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। लेकिन अगला क्वेश्चन देखना, इसमें छोटा सा चेंज किया और पूरा का पूरा आंसर चेंज हो गया। इसीलिए कहते हैं कि एक अच्छा विद्यार्थी या एक अच्छे कंपटीटर का ये भी गुण होता है कि वो पेपर को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़े, फिर चारों ऑप्शन को ठीक से पढ़े और फिर उसमें सही आंसर दे। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आंसर का पहला ऑप्शन सही लेकिन दूसरा ज्यादा सही होता है, और हमने केवल पहला ही पढ़ा और टिक लगा दिया, आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो दूसरा क्वेश्चन अपना, बालक मोहन से तेज दौड़ता है। अब यहाँ दौड़ना क्रिया की विशेषता न बता करके यहाँ तुलना यानी संबंध बता रहा है बालक और मोहन में। तो बालक मोहन से तो तेज दौड़ता है, और यहाँ पर ये से आने से भी आपको पता चल गया होगा कि ये संबंध बोधक अव्यय है। और यहाँ तेज भले ही क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, तेज समझते ही ये नहीं कि क्रिया की विशेषता बता रहा है। यहाँ तेज बालक और मोहन में दोनों में संबंध बता रहा है कि बालक मोहन से तेज दौड़ता है, यहाँ पर संबंध है न कि क्रिया के साथ संबंध है, इस कारण ये वाक्य संबंध बोधक अव्यय में जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपना, वो है क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। आज तक सुना था कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताए उन्हें अंत विशेषण कहते हैं या प्रविशेषण कहते हैं। लेकिन आज तो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दी भाई साहब, और ये तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्रिया विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। और इसका शायद हमने क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ इसका क्वेश्चन कि जैसे आए कि देखो सुंदर और लड़का, सुंदर लड़का, लड़के की विशेषता बता रहा है सुंदर, सुंदर की बताने लग गई बहुत ऐसे प्रकार से अलग अलग आता है कि दौड़ना क्रिया है तो तेज, फिर उसकी भी विशेषता बताई। तो क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताए उसे प्रक्रिया विशेषण कहते हैं। अगला है जल के बिना जीवन नहीं है, वाक्य है, ये तो सीधा है क्योंकि आपको पता है कि संबंध बोधक अव्यय के या संबंध बोधक जो कारक पड़ते हैं उसके चिन्ह वही है, परसर की वही है, ककाकी, नैनानी, रारेरी। तो आपको पता है कि जल के बिना जीवन नहीं है, इसका सीधा सा आंसर जो होगा वो संबंध बोधक अव्यय होगा। संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार का होता है, और आज का ये क्वेश्चन बहुत भयंकर क्वेश्चन है। वैसे तो इसका आंसर मुझे आप लोगों से जानना चाहिए था कि आप लोग कमेंट में बताओ, लेकिन अभी तक क्या कि अपनी क्लासों के इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा कि बच्चे लगातार देख नहीं रहे, जुड़ नहीं रहे अभी तक। इसी कारण छोड़ना तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जैसे आज देखने वाले 150 जो स्टूडेंट है, फिर उनको सही आंसर के लिए या तो कमेंट करना पड़ेगा बार बार, या फिर कहीं सर्च करना पड़ेगा, फिर कोई गलत बताएगा क्या बताएगा। इस कारण इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। संबंध बोधक अव्यय हम 13 प्रकार के पढ़ते हैं, जो शायद एनसीईआरटी में तो आपके कटे नहीं दे रहे हैं। वो जैसे आप ज्यादा डीप पढ़ोगे या आपकी रेफरेंस किताबें पढ़ोगे उनमें इन चीजों का जिक्र होता है। और जो अपने संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार के हैं, उनके 13 के 13 नाम ये हैं। एक पहला साधनवाचक है, दूसरा क्षमतावाचक, तीसरा संग्रहवाचक, चौथा सहचरवाचक, पांचवा विषयवाचक, छठा व्यक्तिरेकवाचक, सातवां आपका विनयवाचक है, आठवां विरोधवाचक है, नौवां हेतुवाचक है, दिशा, काल, स्थान और तुलना, ऐसे करके ये पूरे के पूरा 13 प्रकार हो गए। अगर इनको छोटी सी ट्रिक में बांधना चाहो तो स से सारे स का स कर लो, सा, और वैसे भी कर लो, सावी, ऐसे हे कर लो। तो इसका हो सकता है सावी हेतु काश भी, इससे हो जाएगा कि समता स वाले सब दिशा में आ जाएंगे, व्यतिरेक और विषय विनय ये में आ जाएंगे, हेतुवाचक है में आ जाएगा, और कैसे कालवाचक इसमें आ जाएगा, और स्थानवाचक, और ये करके इनकी ट्रिक बनाई जा सकती है कि सावी हेतु कास्तु, सावी हेती कास्तु, जिससे क्या ये सभी 13 के 13 एक जगह समाहित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है समुच्चय बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं। अब ये क्या परेशानी आ गई भाई, पहले तो संबंध बोधक अव्यय 13 प्रकार पढ़ दिए, अब ये समुच्चय बोधक भी कितने प्रकार के हैं। तो शायद ये तो आप लोगों को पता होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय पढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, आज तो प्रकारों की बाढ़ आ गई भाई साहब। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय फिर ये कितने प्रकार के होते हैं भाई साहब। तो आज तो दिमाग ही खराब हो गया स्टूडेंट का कि कितने प्रकार आ रहे हैं, लेकिन है ही प्रकार। इन प्रकारों की जब आपको जानकारी होगी तभी तो आप लोगों को पढ़ने की ललक जगेगी कि कैसे में डीप पढ़ना चाहिए, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और इनमें है समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें विभाजक होता है, विरोध सूचक होता है, विकल्प होते हैं। इनके जो अव्यय हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के जो शब्द होते हैं वो है और, एवं, व, तथा। कि मैंने इसमें नोट में नहीं डाला, जल्दी के कारण विशेष नहीं डाल पाया, तो विशेष में लिख लो आप लोग। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, इसके जो 4 प्रकार है वो तो मैं कल अलग से बताऊंगा, लेकिन पूरे के पूरे समानाधिकरण बोधक अव्यय के जो 10-12 शब्द हैं जिनसे हमें पता चलता है कि यह वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक का है,
तो वो आप लोग नोट कर सकते हो। वो है और, एवं, व, तथा, या, अथवा, वा, वहाँ, लेकिन, किंतु, पर, परंतु, मगर, वरन, बल्कि, इसलिए, अन्यथा, अतएव, माने। ये शब्द है, जहां भी वाक्य में आ जाए वहां पर समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय होगा। अब ये 4 प्रकार का होता है जो मैं आपको कल बताऊंगा। और कल इनके नाम के साथ में इनके जो अलग अलग शब्द है, ठीक है, तो और, एवं, वह और किसमें आते हैं, ये कल बताएंगे। इसके साथ में अगला क्वेश्चन है, देखो, अव्यय का क्वेश्चन हो और ये क्वेश्चन ना आए, यानी इस अव्यय का क्वेश्चन ना पूछे, तो ये तो अव्यय के साथ ही बेइंसाफी हो जाएगी साहब। और ये हाय, उसकी टांग टूट गई। और ये तो आता भी सबको है, जिसने भी हिंदी के अव्यय पढ़े और कुछ समझ में आया न आया, पहली बार ये अव्यय तो 100% समझ में आता है, क्योंकि इनकी तो पहचान ही निराली है। और पहचान का मतलब समझ गए होंगे कि जहाँ भी ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह आता है वहां पर अव्यय विस्मयादि बोधक होता है। और हाय, उसकी टांग टूट गई, इसमें अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो है, और ये दीपक तो पागल है वाक्य में रेखांकित पद है। कि रेखांकित का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, इसमें कलर से दिखाया हुआ है। तो के बारे में पूछा गया कि जो वाक्य में तो शब्द आया है या तो पद आया है वो इन चारों ऑप्शनों में से क्या है वर्तमान समय में, क्योंकि तो वैसे कहीं फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्तमान वाक्य में पूछा गया है। तो दीपक तो पागल है, इसमें ये अव्यय है कि निपात है, उपसर्ग है कि प्रत्यय है। इसमें जो जितना राइट आंसर है वो सबसे ज्यादा राइट आंसर निपात है, क्योंकि निपात का औदारिक उत्तरी होता है नी प्लस पात, यानी विशेष प्रकार से गिरना। जैसे दीपक तो पागल है, तो, ही, भर, मात्र, ये जो शब्द है वो निपात में आते हैं। निपात को अलग से अव्यय का प्रकार नहीं माना जाता, और अव्यय सर्वमान्य 4 प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, और यह है कि मैं प्रतिदिन धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द बताओ, ऐसा आपको कौन सा है, कि मैं है, कि प्रतिदिन है, कि धार्मिक है, कि आपका पढ़ना है, कि किताब है, हूँ है। तो इसमें क्रिया विशेषण बताना है। और शायद आप लोगों को सीधा सा पता चल गया होगा कि क्रिया विशेषण पूछा है, यानी क्रिया की विशेषता बतानी है, तो इसमें प्रतिदिन आएगा। अब बहुत से विद्वान साथी देख रहे होंगे कि क्रिया तो पढ़ना है और प्रतिदिन इधर रह गया, तो ये कैसे हो गया। तो देखो, वाक्य को पढ़ो, मैं प्रतिदिन धार्मिक किताब पढ़ता हूँ। तो पढ़ना क्रिया की विशेषता कब बता रहा है, प्रतिदिन बता रहा है। ये जरूरी नहीं है कि क्रिया के पास में जो शब्द आए वही क्रिया विशेषण हो। वाक्य में जब क्रिया की जो शब्द विशेषता बताता है वही क्रिया विशेषण होता है। इसीलिए देखो, पढ़ना अब कब पढ़ता है, आज पढ़ता है, कल पढ़ता है, कि शाम को पढ़ता है, सुबह पढ़ता है, यानी ये प्रतिदिन पढ़ता है। और इसमें देख लो, इसके अलावा कोई भी वाक्य में क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा, इस कारण ये प्रतिदिन इसमें क्रिया विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, अविकारी शब्द माताजी ऊपर सो रही है, वाक्य में रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण को पहचानिए। और ये तो शायद आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि माताजी कहाँ सो रही है, ऊपर सो रही है। तो कहाँ शब्द रखने से जो भी उत्तर आता है वो स्थान बोधक क्रिया विशेषण में आता है, कि कहाँ सो रही है, ऊपर सो रही है कि नीचे सो रही है। तो ये कहाँ शब्द से रख करके क्वेश्चन पूछो, जो उत्तर में शब्द आएगा वो स्थानवाचक होगा। जैसे माता जी कहाँ सो रही है, तो ऊपर सो रही है। कहाँ से जिसका उत्तर आ गया वो वाक्य स्थान बोधक क्रिया विशेषण का होगा। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा वाक्य क्रिया विशेषण का उदाहरण नहीं है। तो आराम से पढ़ो, इसमें वाक्य पूछा है वो नहीं पूछ रहा है, यानी इस वाक्य क्वेश्चन में 3 ऑप्शन तो क्रिया विशेषण के हैं और एक ऑप्शन है जो क्रिया विशेषण का नहीं होकर के किसी और अव्यय का या किसी और का होगा। तो आइए और हमारे साथ बनिए इस क्वेश्चन के साथ, और इस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं। आज तेज बारिश होगी, तो ये तो पता चल गया कि तेज होगी बारिश की कैसे होगी। अब उठ भी जाओ, तुम्हें कम बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कम बोलना चाहिए। तो ये परिमाणवाचक हो गया। वह धीरे धीरे चलता है, कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, तो ये रीतिबोधक हो गया। तो अब तो एक ही बचा और वो बचा, अब उठ भी जाओ। अब बहुत से साथियों को या स्टूडेंट कार्य विद्यार्थियों को ये हो रहा होगा कि ये ऑप्शन सही क्यों हुआ। तो आप सही से देखो, अब उठ भी जाओ, तो इसमें जो भी आ रहा है, और ये भी आपको पता है कि तो भी तक मात्र ये जो शब्द है वो निपात में आते हैं। इस कारण निपात कोई अव्यय नहीं माना जाता, ये अव्यय का अलग से भेद है। और इसी के साथ आप लोगों को पता हो राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है, और
बहुत सारी वैकेंसी अभी डिले होगी। जिस दिन बजट आएगा उससे पहले अपने 3 वैकेंसीज आ गई है, जिसमें पहली वैकेंसी आपकी वो उपकारापाल की है, दूसरी कुछ टेलीकॉम में आई है जो राजस्थान पुलिस में ही है। आशाएं भर्ती बहुत जल्दी आने वाली है, पटवारी आने वाली है, सीईटी का एग्जाम है वर्तमान में, अब सीटेट होगा, फिर एलडीसी आने वाली है। और शिक्षक भर्तियों में तो वही रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और 2025 तक तो आते आते आप लोगों के पास में कॉलेज लेक्चरर तक की वैकेंसी वापस देखने को मिलेगी। इसलिए अब आप ध्यान लगा करके अपने चित्त मन के साथ मैदान में उतरो और तैयारी करो।